लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे। सबसे पहला टॉपिक हम प्लानिंग कमीशंस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका बाद में नाम नीति आयोग हो गया था। प्लानिंग कमीशन का नाम नीति आयोग हम 1 जनवरी सन 2015 को चेंज होते हुए देख रहे थे। सारे लोगों को हमारे जेवर कचरे के समान लगेंगे। लपेटे जाओ लपेटे जाओ। साहब मेरा पर्स गुम हो गया है। कहाँ गुम हो गया है? सिनेमा हॉल में। दूसरा टॉपिक कितने पैसे थे? 1000 रुपया था साहब। राष्ट्रीय विकास 1000 रुपया। ठीक है, मिल गया तो रख लेंगे, नहीं मिला तो लौटा देंगे। 6 अगस्त 1952 साहब जी, होते हुए देख रहे थे। हमारी एक पुस्तक खो गई। हाँ, खो गई आकाश में। कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि 5 ईयर प्लान्स को अप्रूवल देने का काम, मंजूरी देने का काम आकाश में क्यों गए थे? बादलों में हमारी एक मीटिंग थी। बनाने का बादलों में मीटिंग जिसका बाद में नाम मीटिंग। अच्छा, बैठ जाओ बैठ जाओ। और उसको अप्रूवल देने का काम राष्ट्रीय विकास समझता क्या है? दूसरा टॉपिक शहर के नागरिक देख रहे हैं। तीसरे टॉपिक ये क्या है? ये सूटकेस है। तो मैं भी देख रहा हूँ, मगर इस सूटकेस के अंदर क्या है? हीरे मोतियों से जड़ी कंठ मालाएं, रत्न जड़े बाजूबंद, कड़े, नवरत्न जड़ा मुकुट। और ओके आई सी। ओके यू सी। बताया कि टोटल जो 12 5 ईयर प्लान देख रहे थे, बाद में क्या लग गई? रोक लग गई। इसमें क्या है मुंडा? हीरे मोतियों से जड़ी कंठ मालाएं, रत्न जड़े बाजूबंद, कड़े, कुंडल और नवरत्न जड़ा मुकुट। ये आदमी मुझे सीरियसली क्यों नहीं ले रहा है? क्यों साहब जी, इतने आभूषण देखकर चक्कर आ गया ना? आएगा, जरूर आएगा, को चक्कर आएगा, लेकिन पहले की बात करो। आफ्टर ऑल उस पुस्तक की कंप्लेंट लिखाने तुम पुलिस स्टेशन चल कर रहे हो, मतलब वो पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी साहब जी, किसी क्या खास बात है उस पुस्तक में? इसके प्राण कब हरण करने हैं, उसमें सब लिखा है। इस आदमी का कैरेक्टर मेरी पकड़ में नहीं आ रहा। मेरा नाम सुनकर अच्छे अच्छे टेररिस्टों को टेरर का फीवर हो जाता है, लेकिन ये अजीब आदमी हिट लिस्ट की किताब हो गई है तो उसकी रिपोर्ट लिखाने मेरे पास चला आया है। तुमको क्या लगता है इसके पीछे किसकी बैकिंग है? इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया की, स्वतंत्र भारत। हाँ तो मुन्ना, तुम क्या कह रहे थे कि उस किताब में किसकी जान कब लेनी है ये सब लिखा हुआ है? जी साहब जी। तो क्या उस किताब में मेरा नाम भी लिखा है? 100% लिखा है। सुंदरी, ये हीम क्रीम खत्म होते ही दूसरी हीम क्रीम फौरन ले आना। नहीं नहीं, इस तरह दर्जनों के हिसाब से आइसक्रीम खाओगे तो सर्दी हो जाएगी। जाओ, हम तुमसे बात नहीं करते। ऐसे बात में बच्चों की तरह मुंह फैलाओगे तो कैसे चलेगा? हम तुमसे नाराज हैं। मैक्सिमम डेंसिटी, मिनिमम डेंसिटी का कांसेप्ट नाराज होना तो मुझे भी आता है। जाओ ना। ग्रोथ रेट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। अलग-अलग प्रकार के भैया 100 वनीला आइसक्रीम ले लो। प्रयास किया। ए लड़की, जरा हमें भी आइसक्रीम खिलाना। इंटरनेशनल बॉडी, मुझे उन गुंडों से बचाइए, देखिए वो आ रहे हैं। पिछली क्लास के अंदर तो सुनिए, देखिए वो आ रहे हैं, बहुत खतरनाक है। की स्टडी कर रहे बचाइए। थे, तो हमने 6 हम बचाएंगे तो हीम क्रीम खिलाओगी? तो यूनेस्को पूरी की दुकान खरीद दूंगी, देखिए वो आ रहे हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल हे मानव, ये दुष्टता किस लिए? जाओ घर जाओ। करने के बाद हम ये क्या है? हमारा हथियार है। अच्छा, तुम्हारा हथियार है? ये हमारा हथियार। ये नाटक कंपनी की गदा से हमारा क्या कर लेगा? देख लो। इंटरनेशनल सोलर ऑफ अलायंस के पढ़ने के बाद हम अफ्रीकन यूनियन की स्टडी कर रहे थे। थर्ड नंबर पर हम अफ्रीकन यूनियन की स्टडी कर रहे थे, और अफ्रीकन यूनियन की स्टडी करने के बाद हमने चौथे नंबर पर आईएमएफ की स्टडी की थी। चौथे नंबर पर हम आईएमएफ की स्टडी कर रहे थे। आईएमएफ के पढ़ने के बाद हमने 5 नंबर पर वर्ल्ड बैंक की स्टडी की थी, और वर्ल्ड बैंक की स्टडी करने के बाद हम 6ठे नंबर पर आईएलओ की स्टडी कर रहे थे। ये 6 इंटरनेशनल बॉडीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। किसने डिसाइड किया तुम लोगों का? शहर में एक नया दादा आया है भैया, एक ही मारा और ये हाल हो गया। हमरे बैच का इज्जत खाक में डिसाइड किया। अरे तुम लोगों का किधर है? टूट गई भैया। दादा के पास गदा है भैया, उस गदा के सामने अपनी यूनाइटेड नेशन चिकनाचूर हो गई भैया। कल्चर ऑर्गेनाइजेशन,
जिसका हम एक फिल्म के अंदर पेरिस में था। चेन और हॉकी का 2025 में इसकी 2024 में इसकी बैठक पेरिस के अंदर होती है डिसाइड किया। इससे पहले इसकी बैठक अब ये गधा का फैशन का 2024 में इसकी बैठक इंडिया में हुई और 2025 में पेरिस में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्टडी कर रहे थे, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा की। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एकमात्र इंटरनेशनल ऐसी बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में था। और आप जानते होंगे इंडिया में भी हरियाणा के गुरुग्राम में था। कोई पूछे कि गुरुग्राम हरियाणा के अंदर लोकेटेड है। इंटरनेशनल सोलर ऑफ अलायंस की स्टडी कर चुके थे का नाम हॉकी बैच डिसाइड किया। के दौरान बना अब हुआ ये था। गधा का फैशन कहाँ से आ गया रे? स्टडी के बाद हमने बताया अफ्रीकन यूनियन की स्टडी और अफ्रीकन आज से हॉकी बंद में हम देख रहे थे और गधा शुरू। शामिल होने वाला देश बना था 2023 में ये यूनियन शामिल हुई थी G20 के अंदर। ये बूट क्या है, ये जींस क्या है, ये गधा क्या है? कितने मजे से मैं पंखे के नीचे बैठकर अखबार के लिए एडिटोरियल लिखता था। इन गुंडों ने मुझे एडिटर से फाइटर बना दिया। 1945 में होते हुए देखी थी, जबकि स्थापना ये मुंह की थैली से कैसा शपथ गिरा रहा है? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं गिरा रहा हूँ। एक और मर्डर करेगा? नहीं, एक ही मर्डर करके मैं अंदर ही अंदर तड़प रहा हूँ। दूसरा कर ले, बाहर से भी तड़पेगा। नहीं। चुप। हम सबसे पहले अब ब्रिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अरे ये देख, जनवत की थकड़ी आ रही है। चलो जरा डट के डिसाइड करना। स्टेबलाइजेशन हुआ था 2008 में ब्रिक्स की स्थापना। इंस्पेक्टर रंजीत स्लीपिंग। सॉरी, इंस्पेक्टर रंजीत स्पीकिंग। 2008 में होता है जब ब्रिक्स का अभी आया। उस टाइम पर ब्रिक्स में 4 ही कंट्री थी। कितनी कंट्री थी? 4। साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में 5th नंबर की कंट्री साउथ। अबे ड्रामा शुरू कर। दुर्योधन, तू काहे को इस गधा को आटे की तरह गूंद रहा है? हम इस गधा से तेरा झंगा तोड़ने का है। ये क्या धांधली हो रही है? धांधली नहीं हो रही साहब, हम लोग क्या है कि महाभारत का ड्रामा खेल रहे हैं। महाभारत का ड्रामा? लेकिन मुझे तो किसी ने फोन पे खबर दी थी कि यहाँ बहुत जबरदस्त कुछ दंगा हो रहा है। कौन गलत खबर दिया है साहब? पता होगा कौन गलत खबर दिया है साहब? ब्रिक्स के अंदर 10 कंट्री है प्रेजेंट टाइम में। ये कौन खड़ा है पुतले की तरह? वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा। कृष्ण कन्हैया साहब, हेलो। तो फिर इसकी बांसुरी कहाँ है? बजेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। इसके लिए ही बांसुरी की जगह गधा उठा लिया है। ज्यादा मजबूत है ना। ओके। अरब अमीरात के बारे में बहुत मजबूत है। ये लड़की कौन हो तुम? लगता ही ने ना महाभारत पढ़ा है, ना बी.आर. चोपड़ा का टीवी सीरियल देखा है। ये है द्रौपदी। नमस्कार। आगे से बाल बांध कर रखा करो मेरी तरह। और इन हथियारों को खुलेआम लेकर सड़क पर घूमने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? ये हथियार? अरे हथियार तो चक्कू, बम और पिस्तौल को कही थे। तू ड्रामे वाले गधा को हथियार डिसाइड किया इनको? ये क्या? मैं इससे सवाल पूछ रहा हूँ, ये उल्टा मुझसे पूछ रहा है। इसकी ये हिम्मत! शहर के नागरिकों को पता चल गया तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? हमेशा दांत फाड़ता रहता है। शट अप! ये सब कहाँ गायब हो गए? इसी का नाम है इंस्पेक्टर रंजीत, जिससे आज तक कोई नहीं सका जीत। मेरे क्रोध की ज्वालामुखी से घबराकर सब भाग गए। पीछे मुड़। श्रीमानी भाग! अरे भाग! जीत भाग पीछे। अरे श्रीमानी! और आज प्रेजेंट टाइम में आपको 10 देश हैं। इन सब बात के निकलने के बाद हमने एक बात पर और भी जोर दिया था
ब्रिक्स की 2023 की मीटिंग हम साउथ अफ्रीका में पढ़ रहे थे। हाँ, ब्रिक्स मैं 2023 ये की आंखें मीटिंग फाड़ फाड़ कर क्या हमने देख रहे हो साउथ छोटा अफ्रीका रावण? में पढ़ी थी। राम की कृपा से हमने कार डिसाइड किया ब्रिक्स और सवर्णा 2023 की पैलेस भी मीटिंग डिसाइड किया। हमने साउथ अफ्रीका में पढ़ रखी थी। उस दिन तुम 1,000 रुपया जबकि देने का वादा करके चले गए। ब्रिक्स मैं 2024 की तुम्हारे मीटिंग इंतजार में रात भर वहां हमने खड़ा बताया रसिया में बारिश पढ़ में रखी भीगता थी। रहा और सर्दी ब्रिक्स बुखार से बिस्तर 2024 पकड़ की बैठा। मीटिंग हमने पर रसिया ऊपर वाला में देने पढ़ पे रखी आता है थी। तो छप्पर फाड़ कर जबकि देता है। ब्रिक्स मेरी छत से 2025 मेरे ऊपर एक बताए ब्रिक्स बस 2025 इनकी की तकदीर खुल मीटिंग गई को और ये हम बन गए ब्राजील में तकदीर वाला। अंदर पढ़ रहे थे। हाँ, आज से मैं अपने ब्रिक्स मुकद्दर का मालिक हूँ। 2025 की मुझे मीटिंग मेरी को किस्मत मिल हम गई। ब्राजील के अंदर पांडु, होते हुए देख रहे हैं। तो पता है कि ब्रिक्स से इतने हाँ, टाइप्स के प्रश्न ये निकल ले कर आते हैं। तो 1 लाख का रुपए जब स्टेबलाइज मेरी तरफ से हुआ अपने चमचों सन को चाय पिला 2008 देना। के अंदर हुआ, ओके। तब 4 कंट्री थी, ब्राजील, रूस, इंडिया एंड चाइना। 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका शामिल हुआ, तब ब्रिक्स में 5 कंट्री हुई। फिर 4 कंट्री एक साथ जुड़ी, गुरु, ईरान, गुरु, मिस, अबे यूएई हम एंड जाग रहा हूँ। इथोपिया। यह फिर सपने में ब्रिक्स कोई में फिल्म देख न्यू रहा हूँ। कंट्री अभी इंडोनेशिया खाली शामिल हुआ, चाय पीने के लिए जो वो 10th हमको नंबर की कंट्री बना। ₹1,00,000 आज डिसाइड ब्रिक्स में किया। टोटल 10 कंट्री है। मतलब ये और आप ये भी कि बात वो क्यों जानते की हैं, लंका में रहता ब्रिक्स है। बताइए 2023 की ये क्या बात बैठक हुई? साउथ ड्रामे के अफ्रीका लिए के एडवांस अंदर लेकर हुई, अब आप कह रही हैं जबकि कि ब्रिक्स ड्रामे में काम नहीं करेंगी। 2024 की बैठक रसिया के टाइम अंदर नहीं है। हुई और मैं एक 2025 की दूसरा बैठक नाटक खेल रही हम हूँ। दूसरा ब्राजील में नाटक? होते हुए देख रहे हैं। इतनी सब बात निकलने यमराज के कहने बाद वाले एक हम नाटकबाज अगले को ऑर्गेनाइजेशन की तरफ 6 चलते महीने हैं। तक अपने घर में ब्रिक्स रखना होगा कंप्लीट होने के और बाद इसके लिए एक हम आदमी अगले मुझे दिन का ऑर्गेनाइजेशन 1 नाटो की लाख ओर रुपया चलते दे हैं। रहा है। पता है मगर क्यों? ब्रिक्स के मुझे कंप्लीट मालूम होने नहीं। के बाद हम अगले प्रभु, प्रभु, ऑर्गेनाइजेशन हमने भविष्यवाणी का नाटो पता की चला तरफ लिया। चलते हैं। वो कैसे और प्रभु? अभी आप अभी उस एक सुंदरी बात को कहते जानते सुना होंगे, कि कोई व्यक्ति नाटो का हमें फुल फॉर्म उसके यहाँ रोके रखने के लिए नॉर्थ 1,00,000 रुपया रोज का दे रहा है। वो कौन है नॉर्थ प्रभु? कोई एक अटलांटिक व्यक्ति। ट्रीटी एक ऑफ व्यक्ति, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन है। एक व्यक्ति। प्रभु, नॉर्थ अटलांटिक भविष्यवाणी न मिलने के कारण आपने नॉर्थ अपनी सुध बुध भी अटलांटिक खो दी। हाँ? प्रभु, इस पृथ्वी पर कई करोड़ व्यक्ति ट्रीटी हैं। ऑफ आज वो ऑर्गेनाइजेशन, एक व्यक्ति हमें नॉर्थ कहाँ से मिलेगा? अटलांटिक बस ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और आप मेरी बात ध्यान से सुनेगा कि पता है कि नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑफ ओशन था। इस नाटो के अंदर आज प्रेजेंट टाइम में 32 देश हैं। इस नाटो के अंदर आज प्रेजेंट टाइम में कितनी कंट्री हैं? 32 कंट्री हैं। आज टोटल कंट्री कितनी है इसमें? 32 कंट्री हैं। और आप ये भी जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कंट्री ऑफ नाटो 32 आंसर होगा। और आप मेरी बात ध्यान सुनना, 32वें नंबर की कंट्री 32 नंबर्स का मेंबर स्वीडन बना। 32 नंबर का मेंबर आप स्वीडन को बनते हुए देख रहे होंगे। और आप एक बात ये भी जानते हैं कि स्वीडन यूरोप कॉन्टिनेंट के पार्ट में आता है। स्वीडन यूरोप कॉन्टिनेंट के पार्ट के अंदर आता है। जबकि आप 31 नंबर की कंट्री आप फिनलैंड को होते हुए देख रहे थे। 31 नंबर की कंट्री आप फिनलैंड को बनते हुए देख रहे थे। पता है कि नाटो के अंदर आज प्रेजेंट टाइम में 32 देश हैं और 32 देश में 32वें नंबर की कंट्री स्वीडन बना, जबकि 31वीं कंट्री फिनलैंड बना। और आप ये भी जानते होंगे फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी है, जबकि स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है। इन सब बात के निकलने के बाद नाटो का हेडक्वार्टर भी हम पढ़ रहे थे, जो बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में था। हम पता है कि नाटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में होते हुए देख रहे थे। इन सब बात के निकलने के बाद बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में नाटो का हेडक्वार्टर था। आज नाटो के अंदर 32 कंट्री हैं। 32 नंबर की कंट्री स्वीडन बना, जबकि 31 नंबर की कंट्री फिनलैंड बना। और आप जानते हैं नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑफ ओशन है। और आप ये भी जानते हैं कि नाटो का हेडक्वार्टर
बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में पड़ रहा है। नाटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में स्थित है। और एक बात सुनना, नाटो की 2025 में बैठक नीदरलैंड के अंदर होने जा रही है। नाटो 2025 की मीटिंग नीदरलैंड के अंदर होने जा रही है। नीदरलैंड की कैपिटल आप जानते होंगे एम्स्टर्डम है। पता है कि नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑफ ओशन है, पहला पॉइंट पढ़ रखा था। फिर हम देख रहे थे कि नाटो के अंदर टोटल नंबर ऑफ कंट्री कितनी थी, 32 थी। नाटो का 32 नंबर का मेंबर स्वीडन था। स्वीडन यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है। जबकि आप ये भी जानते हैं कि नाटो में 31वीं कंट्री फिनलैंड शामिल हुआ था। नाटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में शामिल है। और एक बात आपको यह भी पता होगी कि नाटो का स्टेबलाइजेशन, नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो की स्थापना 1949 के अंदर होती है। नाटो का स्टेबलाइजेशन 1949 में हुआ। नाटो की में आज प्रेजेंट टाइम में 32 मेंबर हैं। 32 नंबर का मेंबर स्वीडन बना, 31 नंबर का मेंबर फिनलैंड बना। और नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख रहे थे, जिसका स्टेबलाइजेशन 1949 में होते हुए देख रहे थे। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में होते हुए देख रहे थे। इन सब बात के निकलने के बाद हम इस बात की ओर भी इंडिकेट कर रहे थे 2025 में नाटो की बैठक नीदरलैंड में होने जा रही है। और नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम है। कोई आपसे क्वेश्चन क्रिएट करे नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, एम्स्टर्डम। 2025 में आपको पता है नाटो की बैठक नीदरलैंड के अंदर होने जा रही है। इस प्रकार हमने नाटो की भी स्टडी कर ली थी। फिर पता है कि नाटो के पढ़ने के बाद हम अगला ऑर्गेनाइजेशन WHO लेते हैं। अगला ऑर्गेनाइजेशन हम WHO की स्टडी करने जा रहे हैं। पता है कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO का स्टेबलाइजेशन 7 अप्रैल इन 1948 को हुआ था। और एक बात बहुत ध्यान से सुनना, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है, पहला पॉइंट क्लियर था। वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे हम लोग 7 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस हम 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। और आप बताएं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ डे हम कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 7 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि इसका हेडक्वार्टर जनेवा में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको जनेवा में दिख रहा होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर को हम जनेवा में देख रहे थे। और आप एक बात ये भी जानते होंगे कि ILO, WHO, WTO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों के हेडक्वार्टर जनेवा के अंदर पड़ते हैं। इन तीनों के हेडक्वार्टर जनेवा के अंदर पड़ रहे हैं। अब इन सब बात के निकलने के बाद WHO का हेडक्वार्टर आप पता है कि स्विट्जरलैंड के जनेवा शहर में देख रहे हैं। और WHO की स्थापना 1948 में होती है, जबकि WHO का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जनेवा शहर में पड़ता है। और एक बात याद रखना, WHO के अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस का नाम याद रखना कि डॉक्टर टेड्रोस WHO के चेयरमैन है। डॉक्टर टेड्रोस किसके चेयरमैन है, WHO के।
WHO का स्टेबलाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को होता है। दूसरी बात, वर्ल्ड हेल्थ डे हम 7 अप्रैल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ILO, WHO, WTO, इन तीनों के हेडक्वार्टर को हम जेनेवा में देखते हैं। डॉक्टर टेड्रोस इसके चेयरमैन हैं। इन सब बात के निकलने के बाद हमने इतना सब काम कर लिया था। अब हम अगली बॉडीज की तरफ चलते हैं। तो बताना, ILO, WHO, WTO, इन तीनों के हेडक्वार्टर को हम जेनेवा में देख रहे। स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है, जबकि स्विट्जरलैंड में एक शहर पड़ता है जेनेवा, जहां पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का भी मुख्यालय पड़ता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को पढ़ रहे थे, और वर्ल्ड हेल्थ डे हम 7 अप्रैल को मना रहे थे, और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर था। डॉक्टर टेड्रोस इसके अध्यक्ष थे। इन सब बात के कंप्लीट होने के बाद हम अगली बॉडी सार्क की ओर पढ़ रहे थे, और इसके बाद हम सार्क की जब स्टडी कर रहे थे तो आपको ये बात पता होगी, सार्क की स्थापना 1985 में होती है। क्वेश्चन आ जाए, सार्क का स्टेबलाइजेशन कब हुआ था? 1985 में। सार्क की स्थापना 1985 में होती है, और किस कंट्री के अंदर होती है? बांग्लादेश में। और आप जानते होंगे बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। सार्क का स्टेबलाइजेशन 1985 में बांग्लादेश के अंदर, ढाका के अंदर होता है। कैपिटल ऑफ बांग्लादेश ढाका है। इंडिया की लार्जेस्ट बाउंड्री, सबसे बड़ी बाउंड्री किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। जो 4096 किलोमीटर की इंडिया बांग्लादेश से बाउंड्री बनाता है। इंडिया के 5 स्टेटों की स्टडी भी कर रहे थे जो बांग्लादेश से बाउंड्री बनाते हैं, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। और सार्क का स्टेबलाइजेशन 1985 के अंदर होता है। और आप ये भी जानते होंगे, सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिणी क्षेत्रीय एशियाई सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिणी क्षेत्रीय एशियाई सहयोग संगठन। सार्क का फुल फॉर्म दक्षिणी क्षेत्रीय एशियाई सहयोग संगठन है। साउथ एशियन एसोसिएशन, दक्षिणी क्षेत्रीय एशियाई सहयोग संगठन, दक्षिणी क्षेत्रीय एशियाई सहयोग संगठन। इन सब बात के निकलने के बाद सार्क के अंदर आज प्रेजेंट टाइम में 8 कंट्री हैं। कोई क्वेश्चन क्रिएट कर दे, सार्क में आज प्रेजेंट टाइम में कितनी कंट्री है? 8 कंट्री है। सार्क का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 1985 में हुआ। कहां पर होता है? बांग्लादेश की कैपिटल ढाका के अंदर होता है। फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। और आप एक बात सुना, दक्षिणी क्षेत्रीय एशियाई सहयोग संगठन। इन सब बात के निकलने के बाद सार्क के अंदर आज 8 कंट्री हैं। आपको पता है 8 कंट्री कैसे याद रखनी है? मैं आपको तरीका बताता हूं, बहुत ही आसान तरीका। पता है कि मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। सार्क के अंदर आज प्रेजेंट टाइम में कितनी कंट्री हैं बेटा? 8 कंट्री हैं। आप पता है कि सार्क के अंदर इंडिया उसका पार्ट है, कोई दिक्कत आ रही नहीं। और इंडिया के पड़ोसी देश ईस्ट की ओर देखोगे तो आपको बांग्लादेश और म्यांमार ईस्टर्न पड़ोसी देश दिखते हैं। उसमें म्यांमार सार्क में शामिल नहीं है, लेकिन बांग्लादेश शामिल है। तो सेकेंड कंट्री हम बांग्लादेश को लिख देते हैं। फिर आप एक बात जानते होंगे, ऊपर आप देखोगे इंडिया के तो आपको नेपाल दिखता है। इंडिया के ऊपर यदि आप देखोगे तो आपको नेपाल दिखता है।
और उसी के ऊपर आपको इंडिया के ऊपर भूटान भी दिख रहा है। तो बताओ, इंडिया एंड बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान। इसके बाद आपने अफगानिस्तान देख रखा होगा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया अफगानिस्तान। इसके बाद आप पाकिस्तान, पाकिस्तान छठवीं कंट्री। आप यदि इंडिया का मैप देखेंगे तो आपको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शंस में पाकिस्तान और अफगानिस्तान दिखते हैं, जबकि नॉर्थ की ओर आपको नेपाल भूटान दिख रहे हैं और ईस्ट की ओर आपको बांग्लादेश दिख रहा है। जबकि आपको बताया कि भारत की बॉर्डर बाउंड्री दो देशों लग रही है, श्रीलंका और मालदीव। और दो देश आपको पता है, श्रीलंका, श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका एंड मालदीव पता है कि सार्क के अंदर शामिल हैं। इस प्रकार से सार्क के अंदर आज 8 कंट्री हैं। इंडिया, बांग्लादेश, तो इंडिया का ईस्टर्न पड़ोसी बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड मालदीव। एक बात और याद रखना, म्यांमार इंडिया का पड़ोसी देश है, नेबरिंग ऑफ कंट्री, बट इट नॉट पार्ट ऑफ सार्क। म्यांमार सार्क का मेंबर नहीं है। क्वेश्चन आ जाए इंडिया के उस पड़ोसी देश का नाम बताओ, तो आप एक बात जानते हो, चाइना भी पड़ोसी है, बिल्कुल सही बात है। म्यांमार भी सार्क का पार्ट में शामिल नहीं होता है, चाइना भी शामिल नहीं। तो इन सब बात के निकलने के बाद ये दो कंट्रीज चाइना एंड म्यांमार, जो आप देख रहे होंगे कि क्या है, सार्क के अंदर शामिल नहीं होते। एक बात और भी मैंने डिस्कस की है कि सार्क का हेडक्वार्टर नेपाल की कैपिटल काठमांडू पड़ता है। सार्क का मुख्यालय कहां पड़ता है? नेपाल की कैपिटल काठमांडू में। नेपाल की कोई कैपिटल बता सकता है? क्या है? काठमांडू। काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है? तो प्लीज बोलना, सार्क का हेडक्वार्टर है। और इन सब बात के निकलने के बाद पता है, हम पशुपतिनाथ का टेंपल भी नेपाल के अंदर देखते हैं। भारत की 4th नंबर की लार्जेस्ट ऑफ बाउंड्री नेपाल से लगती है। सार्क का हेडक्वार्टर नेपाल के काठमांडू में है, जबकि सार्क का स्टेबलाइजेशन 1985 में हुआ था। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल ऑफ कॉर्पोरेशन फुल फॉर्म है दक्षिणी क्षेत्रीय एशियाई सहयोग संगठन। और इसमें प्रेजेंट टाइम में कितनी कंट्री हैं? 8 कंट्री हैं। इन सब बात के निकलने के बाद हम अगले ऑर्गेनाइजेशन की ओर चलते हैं। अगला ऑर्गेनाइजेशन है आसियान। अगले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलते हैं, आसियान की तरफ। और अब मेरी बात बहुत ही आसानी से सुनना। आसियान का स्टेबलाइजेशन 1967 में होता है। कोई आपसे क्वेश्चन क्रिएट कर दे, आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। आसियान की स्थापना 1967 में होती है। पहला पॉइंट क्लियर है। आप मेरी बात सुनना, आसियान की स्थापना 1967 में हुई, जिसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के जकार्ता में। इंडोनेशिया की कैपिटल को लेकर विवाद रहता है, कभी जकार्ता कभी नूर संथारा, लेकिन इंडोनेशिया के जकार्ता में पता है कि आसियान का हेडक्वार्टर पड़ता है। कोई पूछे कि आसियान का हेडक्वार्टर कहां है? इंडोनेशिया के जकार्ता में पड़ता है। आज आपको पता है कि आसियान के अंदर टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं? 11। टोटल मेंबर कितने हैं आसियान में? 11। टोटल नंबर मेंबर ऑफ आसियान 11। हम तीसरे पॉइंट्स की तरफ भी गए कि आसियान में आज के टाइम पर कितने मेंबर हैं? 11। आसियान का स्टेबलाइजेशन 1967 में हुआ, जिसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के जकार्ता में है। और टोटल नंबर कंट्री ऑफ आसियान 11 है। आसियान की 11th नंबर की कंट्री, 11th नंबर मेंबर ऑफ आसियान, 11th नंबर मेंबर ऑफ आसियान आपको पता है ईस्ट तिमोर बना। 11th नंबर मेंबर ऑफ आसियान
ईस्ट तिमोर बनता है, ईस्ट तिमोर। 11th नंबर मेंबर ऑफ आसियान क्या बनता है, ईस्ट तिमोर बनता है। आसियान का 11वें नंबर का मेंबर क्या बनते हुए हम देख रहे थे, ईस्ट तिमोर को बनते हुए देख रहे थे। इन सब बात के निकलने के बाद हम अगले ऑर्गेनाइजेशन की ओर चलते हैं। अगला ऑर्गेनाइजेशन हम एशियन डेवलपमेंट बैंक को पढ़ रहे होंगे। पता है कि हमने आसियान की भी स्टडी कर ली और आसियान का हम 11वें नंबर का मेंबर ईस्ट तिमोर को बनते हुए देख रहे हैं। एक बार याद दिला देता हूं, आसियान का स्टेबल 1967 में होता है, जिसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के जकार्ता में है। इसमें टोटल नंबर मेंबर 11 हैं और इसका 11वें नंबर का मेंबर ईस्ट तिमोर बना है। इन सब बात के निकलने के बाद हम अगले ऑर्गेनाइजेशन एशियन डेवलपमेंट बैंक की ओर चल रहे हैं, एडीबी की ओर। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक की जब बात करते हैं तो आप एक बात जानते होंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का फुल फॉर्म क्या है, एशियाई विकास बैंक। और आप एक बात जानते होंगे, एडीबी की स्थापना 1966 में हुई। एडीबी की स्थापना 1966 में हुई, जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की कैपिटल मनीला में पड़ता है। जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की कैपिटल कहां पड़ता है, मनीला के अंदर। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर फिलीपींस की कैपिटल मनीला के अंदर पड़ रहा है। इसका स्टेबलाइजेशन 1966 के अंदर हुआ था। इतनी बात करने के बाद बताएं, एडीबी के अंदर इजराइल इज द न्यू मेंबर ऑफ एडीबी। इजराइल एडीबी का नया मेंबर बना है। इजराइल इज द न्यू मेंबर ऑफ एडीबी। इजराइल इज द न्यू मेंबर ऑफ एडीबी। इतनी सब बात निकलने के बाद इजराइल एडीबी में अभी नया सदस्य के तौर पर शामिल हुआ है। इजराइल की कैपिटल आप जेरूसलम को जानते होंगे। बेंजामिन नेतन्याहू का संबंध इजराइल से है। इन सब बात के निकलने के बाद और हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में देख रहे हैं, जबकि उसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की कैपिटल मनीला के अंदर पड़ रहा है। उसका फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट ऑफ बैंक को होते हुए देख रहे हैं। इन सब बात के निकलने के बाद हम अगली बॉडीज की तरफ, ओपेक की तरफ चलते हैं। और पता है कि अगली बॉडीज हम जब ओपेक की तरफ काम कर रहे हैं तो आप एक बात जानते हैं, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक के नाम से जाना जाता है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक के नाम से जाना जाता है। और ओपेक के अंदर की स्थापना 1960 में हुई थी। ओपेक की स्थापना 1960 के अंदर होती है, जिसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की कैपिटल वीना में पड़ता है। ओपेक का हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की कैपिटल वीना के अंदर है, जिसकी स्थापना 1960 में हुई। ओपेक का आप फुल फॉर्म जानते होंगे, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोल एक्सपोर्ट कंट्री, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोल एक्सपोर्ट कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोल एक्सपोर्ट एंड कंट्री ओपेक का फुल फॉर्म है। ओपेक का स्टेबलाइजेशन 1960 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की कैपिटल वीना में पड़ता है। आप ये भी जानते होंगे कि जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल वीना है, डैन्यूब रिवर के किनारे लोकेटेड है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वीना, जैसे इंडिया की कैपिटल नई दिल्ली यमुना रिवर के किनारे लोकेटेड है, ऐसे ही ऑस्ट्रिया की कैपिटल वीना डैन्यूब रिवर के किनारे लोकेटेड है। और ओपेक का स्टेबलाइजेशन 1960 में हुआ था। इस ओपेक के अंदर हम टोटल नंबर ऑफ कंट्री 13 देख रहे थे। इस ओपेक के अंदर
हम टोटल नंबर ऑफ कंट्री 13 देख रहे थे। ओपेक के अंदर हम टोटल नंबर ऑफ कंट्री 13 देख रहे थे। कतर एंड इक्वाडोर इज नाउ आउट ऑफ नाउ। कतर एंड इक्वाडोर, कतर एंड इक्वाडोर इज आउट ऑफ नाउ। पता है, कतर एंड इक्वाडोर इज आउट ऑफ नाउ। कतर और इक्वाडोर पता है ओपेक से बाहर होने वाली कंट्री है। अब ये दोनों मेंबर ओपेक के नहीं रहे हैं। कतर एंड इक्वाडोर इज द नॉट पार्ट ऑफ द मेंबर ऑफ ओपेक, या कतर एंड इक्वाडोर इज एलिमिनेट मेंबर ऑफ ओपेक। कतर और इक्वाडोर पहले ओपेक के मेंबर हुआ करते थे, आज प्रेजेंट टाइम में इसके मेंबर नहीं है। आज ओपेक के अंदर केवल 13 देश हैं। ओपेक का स्टैब्लिश 1960 हुआ, जिसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की कैपिटल बीना में पड़ रहा, और ऑस्ट्रिया का बीना शहर डैन्यूब रिवर के किनारे लोकेटेड है। इन सब बात के पढ़ने के बाद हम अगले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलते हैं। अगला ऑर्गेनाइजेशन हम G7 की स्टडी कर रहे हैं। आपको पता होगा कि G7 की बैठक 2025 की, G7 की बैठक 2025 की कनाडा शहर के अंदर होती है। G7 2025 की बैठक हम कनाडा शहर के अंदर देख रहे थे। आपसे कोई क्वेश्चन क्रिएट कर दे, G7 2025 हम कहां पर देख रहे हैं? कनाडा के अंदर देख रहे हैं। जबकि G7 2024 की बैठक को हम इटली के अंदर देख रहे हैं। G7 2024 की बैठक को हम इटली में देखते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि इटली की कैपिटल क्या है? रोम है। जबकि कनाडा की कैपिटल को हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ओटावा है। आपसे कोई क्वेश्चन क्रिएट कर दे, G7 2025 कहां पर आयोजित हुआ था? कनाडा के अंदर। जबकि G7 ऑर्गेनाइजेशन की बैठक 2024 की बैठक कहां पर हुई थी? इटली में। कोई क्वेश्चन क्रिएट करे कि इटली किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है? तो सर यूरोप कॉन्टिनेंट का पार्ट है। हम लोग किस कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं? एशिया। भारत किस महाद्वीप का पार्ट है? एशिया। और इटली किस महाद्वीप का पार्ट है? यूरोप। G7 2025 कहां होता है? कनाडा। G7 2024 कहां होता है? इटली। जबकि G7 2023 की मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रही, जो इंडिया के अंदर नई दिल्ली में होती है। G7 की 2000 सुनिएगा एक बार, G7 2025 को हम कनाडा में देख रहे हैं, 2024 को हम इटली में देख रहे हैं। और इन सब बात के निकलने के बाद एक और चीज की बात बताता हूं। इन सब बात निकलने का G7 2023 की बैठक हम जापान के अंदर देख रहे हैं। G7 2023 की बैठक को हम जापान के अंदर देख रहे हैं। इन सब बात के निकलने के बाद तो बताओ, G7 2025 की बैठक कनाडा के अंदर आयोजित हुई, जहां पर भारत की ओर से प्राइम मिनिस्टर मोदी गए। G7 का इंडिया पार्ट नहीं है, जिसे विशेष अतिथि तौर पर बुलाया गया। G7 2024 की बैठक इटली में हुई, जबकि 2023 की बैठक जापान के अंदर होती है। जापान की कैपिटल टोक्यो है, इटली की कैपिटल रोम है, कनाडा की कैपिटल ओटावा है, और जॉर्जिया मेलोनी कहां की प्रधानमंत्री हैं? इटली की प्रधानमंत्री हैं। इन सब बात के निकलने के बाद हम अगले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलते हैं, यूरोपीय यूनियन। और आप एक बात जानते हैं, ईयू का फुल फॉर्म क्या है? यूरोपीय यूनियन, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन। ईयू का फुल फॉर्म क्या है? यूरोप, यूनियन माने संघ होता है, यूरोपियन यूनियन। और एक बात सुनना, यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1958 में होती है। यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1958 में होती है। यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1958 में होती है, जिसका हेडक्वार्टर बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में है। जिसका हेडक्वार्टर बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में पड़ता है। यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में है। और आप ये भी जानते हैं, यूरोपीय यूनियन के अंदर
टोटल नंबर ऑफ कंट्री कितनी है इस टाइम पर? 27 है। यूरोपीय यूनियन में प्रेजेंट टाइम में कितनी कंट्री है? 27। और आपको एक बात पता होगी, यूके इज द एलिमिनेट मेंबर ऑफ यूरोपीय यूनियन। यूके यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से बाहर हो गया है। और आज के टाइम पर यूरोपीय यूनियन में 27 कंट्री हैं। यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1958 के अंदर होती है, जिसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में पड़ता है। और टोटल नंबर ऑफ कंट्री 27 हैं। यूके इज नॉट पार्ट ऑफ द मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। इन सब बात के पढ़ने के बाद हम अगले ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी कर रहे थे, WTO की। और मेरी बात ध्यान से सुनना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, WTO की स्थापना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना पता है कि 1995 में होती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में होते हुए देख रहे थे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हम 1995 में देख रहे थे, जिसका हेडक्वार्टर भी मैंने पहले से अलग नोट कर रखा था, जनेवा में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर हम जनेवा में पढ़ रहे हैं। और एक बात मैंने पहले भी लोकेट करा रखी थी, WHO, WTO एंड ILO तीनों के हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जनेवा में पड़ते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर जनेवा के अंदर पड़ता है। और एक बात सुनिएगा, WTO की चेयरमैन का नाम पता होना बहुत ही जरूरी है, नागोजी ओंकोजी इबेला। नागोजी ओंकोजी इबेला। नागोजी ओंकोजी इबेला। नागोजी ओंकोजी इबेला। तुमने तबेला सुना होगा, यहां इबेला। नागोजी ओंकोजी इबेला। तो पता है बहुत ही स्मार्ट लगती है नागोजी ओंकोजी इबेला। पता है WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन है। इसका स्टेबलर 1995 में होते हुए देख रहे हैं। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जनेवा में पड़ रहा है। नागोजी ओंकोजी इबेला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैन है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैन आप नागोजी ओंकोजी इबेला को बनते हुए देख रहे हैं। इन सब बात के निकलने के बाद हम आज देख रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 164 कंट्री हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 164 कंट्री हैं और 164वें नंबर का मेंबर अफगानिस्तान बना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 164वें नंबर का मेंबर अफगानिस्तान बना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 164 नंबर का मेंबर अफगानिस्तान को बनते हुए देख रहे हैं। इन सब बात के निकलने के बाद हम अगला मेंबर बिम्स्टेक पढ़ रहे हैं। अगला मेंबर हम बिम्स्टेक की ओर जाते हैं। और एक बात सुनना, बिम्स्टेक की स्थापना 1997 के अंदर होती है। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में होती है। और एक बात सुनना, बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में होती है। यह स्थापना बांग्लादेश के अंदर होती है। बिम्स्टेक की स्थापना किस देश के अंदर है? बांग्लादेश की कैपिटल ढाका के अंदर उसकी स्थापना होती है। सॉरी, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर बांग्लादेश के ढाका में पड़ता है, जबकि बिम्स्टेक की स्थापना श्रीलंका के अंदर हुई थी और इसका हेडक्वार्टर
बांग्लादेश के ढाका में है और बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में होती है, जिसका हेडक्वार्टर पता है कि बांग्लादेश के ढाका में पड़ता है। इन सब बात के निकलने के बाद हम अगली बॉडी यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ पढ़ रहे थे, पता है संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मेरी बात सुनना, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जब हम स्टडी कर रहे थे तो मेरी बात सुनना, यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशन, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। अब एक बात सुनना, इसके अंदर 193 मेंबर हैं, यूएनओ के अंदर 193 मेंबर हैं। 193 का मेंबर साउथ सूडान बना। यूएनओ में प्रेजेंट टाइम में कितने मेंबर हैं? 193। और आप ये भी जानते हैं 193 मेंबर ऑफ यूएनओ साउथ सूडान कौन बनता है? साउथ सूडान। दक्षिणी सूडान इज द 193 मेंबर ऑफ यूएनओ। साउथ सूडान, और साउथ सूडान की कैपिटल जूबा है। साउथ सूडान की कैपिटल कोई बुद्ध क्या है? जूबा। बताओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का फुल फॉर्म है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। और आप जानते हो 193 मेंबर प्रेजेंट टाइम में मेंबर हैं। 193 मेंबर ऑफ यूएनओ साउथ सूडान है। एक बात और याद रखना, यूएनओ के महासचिव या चेयरमैन, महासचिव बोलते हैं, एंटोनियो गुटेरस हैं। यूएनओ के चेयरमैन एंटोनियो ANTONIO गुटेरस, जो पुर्तगाल के हैं, एंटोनियो गुटेरस। और एक बात सुनना, किस कंट्री से आते हैं? पुर्तगाल से। यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशन, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका स्टेबलाइजेशन 24 अक्टूबर 1945 को होता है। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में पड़ता है। इसमें प्रेजेंट टाइम में 193 कंट्री है। 193 नंबर का मेंबर साउथ सूडान बनता है, जिसकी कैपिटल जूबा है। और आप जानते हैं इसके चेयरमैन प्रेजेंट टाइम में एंटोनियो गुटेरस है, जो पुर्तगाल के हैं। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में पड़ता है। न्यूयॉर्क शहर आप जानते होंगे हडसन रिवर के किनारे बसा हुआ है। इन सब बात के निकलने के बाद हम अगले ऑर्गेनाइजेशन G20 की तरफ चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन हम G20 को पढ़ रहे थे, और आप एक बात जानते हैं, G20 2025, G20 2025, G20 2025 कहां होने जा रहा है? साउथ अफ्रीका। G20 2025 कहां होने जा रहा है? साउथ अफ्रीका। जबकि ब्रिक्स 2023 भी कहां हुआ था? साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स 2023 कहां पढ़ रहे थे? साउथ अफ्रीका। और एक बात सुनना, जबकि G20 2025 हम साउथ अफ्रीका के अंदर पढ़ रहे थे, G20 2024, G20 2024, G20 2024 हम ब्राजील के अंदर पढ़ते हैं। G20 2024 हम ब्राजील के अंदर पढ़ रहे थे। G20 2024 हम ब्राजील के अंदर देख रहे थे। G20 2023
G20 2023 हम इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली में देख रहे थे। G20 2023 इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में था। पता है G20 2025 की बैठक साउथ अफ्रीका में होने जा रही है, जबकि G20 2024 ब्राजील के अंदर हुआ। ब्राजील आप जानते हो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, जबकि G20 2023 की बैठक भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुई थी। इसी G20 2023 में अफ्रीकन यूनियन इज द मेंबर ऑफ G20 बना था। अफ्रीकन यूनियन इज द मेंबर ऑफ G20 2023। इन सब बात के निकलने के बाद बताओ कि G20 2023 की बैठक कहां हुई थी? भारत की राजधानी नई दिल्ली। और G20 2024 ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में G20 2024 की बैठक हुई थी, जबकि G20 2025 साउथ अफ्रीका के अंदर होने जा रहा है। इन सब बात के निकलने के बाद हमने बताया कुछ ऐसी बॉडीज हैं जिनके हेडक्वार्टर डायरेक्ट पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मुख्यालय आप जानते हो कि नीदरलैंड में पड़ता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ नीदरलैंड यूरोप कॉन्टिनेंट पड़ता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग शहर में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पता है कि नीदरलैंड के हेग शहर में पड़ता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है और इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी। इसका स्टेबलाइजेशन 1945 में हुआ, जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के हेग शहर में है। इन सब बात के निकलने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन और भी है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एफ फॉर फूड, ए फॉर एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर इटली की कैपिटल रोम में है। कहते नहीं तुम मेरे जी रोम में बसे हो। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर इटली की कैपिटल रोम में है। इटली आप जानते हो कि यूरोप कॉन्टिनेंट का पार्ट है और इटली की कैपिटल रोम में फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पड़ता है। जॉर्जिया मेलोनी कहां की प्राइम मिनिस्टर है? इटली की प्राइम मिनिस्टर है और इसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में पड़ता है। इस तरीके से इंटरनेशनल बॉडीज से लगातार प्रश्न निकलकर आई। हमने बताया यूनेस्को की स्टडी की, इंटरनेशनल सोलर ऑफ अलायंस की स्टडी की और ब्रिक्स की स्टडी की। इस प्रकार हम सारे ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी कर चुके हैं। अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं और आप ये जानते होंगे अगला टॉपिक बजट है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बजट। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अगला टॉपिक बजट है और बजट की स्टडी पता है कि बजट का पहले तो हम इतिहास पढ़ रहे होंगे। बजट का तो पहले हम क्या पढ़ रहे होंगे? इतिहास पढ़ रहे होंगे। फिर हम बजट की बेसिक बातों से 2025 और 26 की बातों की भी स्टडी कर रहे होंगे। बजट हम कब का पढ़ रहे होंगे? 2025 और 26 का। सबसे पहले आपको मैं एक बात बताता हूं। पता है कि मेरी बात ध्यान सुनना कि आप एक बात देखिएगा कि बजट 2025-26 की स्टडी करनी है। इससे पहले हम उसकी कुछ बातों को, बेसिक बातों को पढ़ लेते हैं। पहले पता है कि आपसे एक बात पूछी जाए, बजट शब्द का प्रयोग कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है कि नहीं हुआ है? बजट वर्ड इज नॉट यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बजट वर्ड
इज नॉट यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बजट शब्द का प्रयोग संविधान के अंदर नहीं हुआ है। क्या क्वेश्चन क्रिएट हो जाए, क्या बजट शब्द का प्रयोग संविधान में हुआ है, तो बजट वर्ड इज नॉट ऑफ यूज ऑफ, बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं हुआ है। याद रखना, बजट वर्ड का प्रयोग कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर नहीं हुआ है। बजट वर्ड का प्रयोग संविधान के अंदर नहीं हुआ है। बजट शब्द का प्रयोग संविधान के अंदर नहीं हुआ। बजट वर्ड इज नॉट यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी मेरी बात सुनना, फिर बजट के स्थान पर किसका प्रयोग हुआ है, तो आप जानते होंगे आर्टिकल 112 अनुच्छेद नंबर 112, एनुअल फाइनेंशियल ईयर, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल ईयर, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल ईयर, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग हुआ है। बजट के स्थान पर किस वर्ड का प्रयोग हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल ईयर, वार्षिक वित्तीय विवरण। इतनी सब बात निकलने के बाद पता है, फर्स्ट इंडिपेंडेंस बजट ऑफ इंडिया, फर्स्ट इंडिपेंडेंस बजट ऑफ इंडिया, आप जानते होंगे फर्स्ट इंडिपेंडेंस बजट ऑफ इंडिया। मेरी बात सुनना, फर्स्ट इंडिपेंडेंस बजट ऑफ इंडिया, ये दोनों पॉइंट नोट हो गए ना। अब तीसरा पॉइंट नोट करना, फर्स्ट इंडिपेंडेंस बजट ऑफ इंडिया, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब आया था, 1947 में। फर्स्ट इंडिपेंडेंस बजट ऑफ इंडिया, भारत को आजादी कब मिली, 1947 में। बजट बताओ कौन जारी करता है, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। फर्स्ट इंडिपेंडेंस बजट ऑफ इंडिया 1947, और इसको जारी करने का काम षडमुखम सेठी के द्वारा किया गया था। इसको जारी करने का काम षडमुखम सेठी, आर के षडमुखम सेठी, SHAN MUKHAM, षडमुखम सेठी, RK षडमुखम सेठी पता है के द्वारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस बजट जारी किया गया था। बताओ कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस बजट ऑफ इंडिया वाई किसके द्वारा, RK षडमुखम सेठी, जो कि एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे। आप मेरी बात सुनना, भारत जब गणतंत्र हुआ, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो रिपब्लिक भारत हो गया, गणतंत्र भारत हो गया। 1950 में फर्स्ट रिपब्लिक बजट ऑफ इंडिया, 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 पता है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथई के द्वारा पेश किया गया था। फर्स्ट रिपब्लिक बजट ऑफ इंडिया जॉन मथई के द्वारा प्रयोग किया गया था। फर्स्ट रिपब्लिक बजट ऑफ इंडिया, जॉन JOHN, जॉन मथई। फर्स्ट रिपब्लिक बजट ऑफ इंडिया जॉन मथई के द्वारा किया गया था। इतनी सब बात निकलने के बाद हमने इतनी सारी बातें पढ़ ली थी। पता है, इन सब बात के निकलने के बाद मैक्सिमम टाइम बजट किसने जारी किया था, मैक्सिमम टाइम बजट, आपको पता होगा मैक्सिमम टाइम बजट किसके द्वारा जारी किया गया है, पब्लिश किया है। मैक्सिमम टाइम पब्लिश द बजट जारी किया गया है, तो आप जानते होंगे मोरारजी देसाई, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं मोरारजी देसाई। और आप जानते होंगे मोरारजी देसाई ने मैक्सिमम टाइम्स बजट जारी किया है, जो कि 10 टाइम्स। मैक्सिमम टाइम्स बजट जारी करने वाले व्यक्ति कौन है, मोरारजी देसाई। कितने बार जारी कर चुके हैं, 10 बार। इन सब बात के पढ़ने के बाद पता है
सबसे लंबा बजट, लॉन्ग स्पीच ऑफ बजट, सब लॉन्ग स्पीच ऑफ बजट, सबसे लंबा बजट स्पीच किसने दी थी? लॉन्ग स्पीच ऑफ बजट, सबसे लंबा बजट किसने दिया था? निर्मला सीतारमण। आप जानते हो कि भारत की इस समय वित्त मंत्री कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर इस समय कौन है? निर्मला सीतारमण। फाइनेंस प्रेजेंट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? निर्मला सीतारमण। और 2020 में भी थी। लॉन्ग स्पीच बजट, सबसे लंबा स्पीच बजट में किसने जारी किया? निर्मला सीतारमण ने। और कब जारी किया? 2020 में। पता है बजट जब जारी हुआ, बजट जारी करने का काम फाइनेंस मिनिस्टर करता है। और 2020 में जब निर्मला सीतारमण ने बजट जारी किया तो वो सबसे लंबा बजट था जिसका टाइम ऑफ पीरियड 2 आवर 40 मिनट था। 2 आवर 40 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट उसका टाइम ऑफ पीरियड था। 2 आवर 40 मिनट। तो एक बार मेरी बात सुनना, इतनी बात निकलने के बाद आप बताओ कि बजट 2025-26 की स्टडी हम करेंगे। सबसे पहले बताना, बजट वर्ड इज नॉट यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बजट शब्द का प्रयोग संविधान के अंदर नहीं हुआ। अब बजट शब्द का प्रयोग अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हुआ तो बजट के स्थान पर किसका प्रयोग हुआ है? एनुअल फाइनेंशियल ईयर, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग हुआ। एनुअल फाइनेंशियल ईयर की बात आर्टिकल नंबर 112 में कही गई। एनुअल फाइनेंशियल ईयर की बात आर्टिकल नंबर 112 में कही गई, वार्षिक वित्तीय विवरण। फिर आप एक बात सुनना, बताओ कि 1947 में जब देश को आजादी हुआ, हम लोग आजाद कब हुए? इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 15 अगस्त 1947। आजादी का सबसे पहला बजट 1947 में आया, आर के षणमुखम शेट्टी के द्वारा जारी किया गया। पता है कि फर्स्ट रिपब्लिक बजट ऑफ इंडिया, गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथई के द्वारा जारी किया गया। फर्स्ट रिपब्लिक बजट ऑफ इंडिया जॉन मथई के द्वारा जारी किया गया। इतनी सब बात निकलने के बाद हम एक बात देख रहे थे, मैक्सिमम टाइम्स बजट पब्लिश करने वाले व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई इंडिया के पूर्व प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जिन्होंने 10 बार बजट जारी किया। मैक्सिमम टाइम्स बजट जारी करने वाले व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई। कितने टाइम्स? 10 टाइम। लॉन्ग स्पीच ऑफ बजट, सबसे लंबा भाषण देने वाले फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि स्पीच बजट जारी करने का प्राइम मिनिस्टर करता है, जिसको जारी करने का काम निर्मला सीतारमण ने 2020 का जब बजट जारी किया था उस टाइम पर किया था। इतनी सब बातों के निकलने के बाद आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं। इसके आगे कल की क्लास हम कल कंटिन्यू जारी रखेंगे। इसी प्रकार आप लगातार पढ़ते रहेगा, खुश रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बेटा।